हेलो, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ पल्लवी शर्मा। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ज्योग्राफी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को हमें रिवाइज करना चाहिए पेपर के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से, तो चैप्टर्स कौन कौन से आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें से भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जब हम बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो कंजर्वेशन कैसे करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बाई कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। देन हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और बैम्बू ड्रिप जो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर में हमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, बट एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर की भी जब हम बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। फिर एनर्जी एंड मिनरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। एंड ये वाला जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, बट यहाँ पे जब हम बात करें सबसे इजी टॉपिक है ये। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के मोड हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, इन सब के बारे में नॉलेज दी गई है। तो हम चैप्टर टू चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका। तो सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। यहीं पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले से आपके 2 नंबर में या फिर किसी बड़े क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और रिसोर्सेज का ये जो डायग्राम है, अगर रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपसे आ रही है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स क्या होंगे, इनहेंस होंगे। इसके बाद ये रिसोर्सेज का डायग्राम कि कितने टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको रिवाइज कर लीजिए फ्लो चार्ट को। एंड इसके बाद ये ऑन द बेसिस हो, ये वाला पार्ट आपके में कट है क्योंकि ये मेरी पुरानी बुक है, तो ये पार्ट आपके में क्या है, कट है। देन हम इसके बाद जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो वाई डेवलपमेंट के लिए क्या नीड है, तो विदाउट द रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये 2 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यहाँ से आपसे आते ही आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपका चाहे क्वेश्चन किस में आए, चाहे आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, चाहे वो क्वेश्चन में दे सकते हैं कि रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट कहाँ पे हुआ, या 1992 में जो अर्थ समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ। इस तरीके से आपसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पे इनके जो समिट हुआ, इसमें यहाँ पे किस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया और ये समिट क्यों हुआ। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो प्रोसेस हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, और यहाँ पे जो इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए, तो ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलता है, और ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है। देन हम एजेंडा 21 की बात कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ, किसके द्वारा किया जाता है और इसका पर्पस क्या था। ये 3 चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, कब हुआ, ठीक है, व्हेन। सेकेंड क्वेश्चन है वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पर्पस, क्या पर्पस हमें देखने को इसका मिलता है। तो ये 3 चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग की। तो कैसे आपको रिसोर्स प्लानिंग करना है, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, देखिए और इग्नोर कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलता है कि रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया के अंदर कैसे हमें रिसोर्स प्लानिंग देखने को मिलती है। तो इसके तीनों पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना, सेकेंड यहाँ पे जो हम आइडेंटिफाई करने के बाद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत, स्किल की ज़रूरत, कैसे हम उसको निकालें। थर्ड, या मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कैसे हम उस रिसोर्सेज से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एंड देन इसके बाद जब हम बात करते हैं
कि ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना यहाँ से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कंजर्वेशन आप किसी भी चीज़ में जब आप पढ़ेंगे, चाहे वाटर में बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर में बात करें, चाहे आप सॉइल में बात करें, चाहे आप रिसोर्सेज में बात करें, इन तीनों ही चीज़ों में आपको कंजर्वेशन वाले पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ लेना। वाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, ये सारी चीज़ें। देन हम इसके बाद ये सारे जो लिखे हैं इसको आप एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हो अपने इसमें। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन ये जो आपको आ सकती है एमसीक्यू में, कि देयर इज अ इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स। तो ये जो चीज़ है इसको वो पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई। तो ये जो लाइन है वो किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा बोली गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इस लाइन को बोला गया था। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन आपसे आ सकती है, या फिर इसे आप एज अ एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर को इन्हांस करने के लिए, मार्क्स को इन्हांस करने के लिए। इसके बाद लैंड रिसोर्सेज की बात आ रही है, तो लैंड हमारा जो है वो किस पार्ट में डिवाइड है, तो प्लेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स में हमें डिवाइड देखने को मिलता है। फिर लैंड यूटिलाइजेशन में आपसे वो पूछ सकते हैं नॉर्मली कि बैरन लैंड क्या है, नेचुरल एरिया क्या होता है, फैलो लैंड क्या होता है। फिर जब हम फैलो लैंड की बात कर रहे हैं, तो फैलो लैंड ऐसा लैंड जो काफी टाइम से क्या हो, बंजर पड़ा हो। करंट फैलो एंड इसमें क्या अंतर होता है, तो करंट फैलो जो 1 साल से कम के अंदर खाली पड़ा हो, और अदर देन फॉलो जो मोर देन 1 ईयर जो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो है किस तरीके से हमें लैंड यूज पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ग्राफ बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपसे जो केस स्टडी आती है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो कब आई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब आई थी, 1952 में आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इट इज ऑल्सो अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो डिग्रेड मतलब होना क्या, खराब होना। तो लैंड कैसे खराब हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इन सब की वजह से हमारा जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। अब लैंड डिग्रेड होगा तो इसका क्या होगा, सॉइल डिग्रेड, तो सॉइल खराब होगी तो वेजिटेशन पे असर पड़ेगा। तो ये सारी एक साइकिल की तरह हमें देखने को मिलता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माइनिंग और ये सारे टॉपिक को आप लिख लीजिए एक जगह, एंड देन इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आता है सॉइल एज ए रिसोर्सेज, तो सॉइल भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइप की हमें सॉइल देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है, फर्टाइल सॉइल के अंदर हमें कितना पीएच और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर सॉइल में बड़ा टॉप मार्क्स मतलब ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको बना सकते हैं, इस डायग्राम को। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है वो कौन सी है, एलिबल सॉइल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो दूसरी हमें देखने को मिलती है वो है ब्लैक सॉइल। ये दोनों सॉइल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो कौन सी होती है, हमारे एलिबल सॉइल होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इंडिया में ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है, तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। एमपी में भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, और जो अगर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो कॉटन हमें जो है वो किस में ग्रो किया जाता है, तो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। फिर एलिबल सॉइल में तो ये सब क्या होते हैं, ठीक है, एक बांगर खादर क्या होती है, बांगर जो होती है वो जो ओल्ड सॉइल होती है, और खादर जो होती है जो न्यू एलिबल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, उसको बोलते हैं। फिर ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल, और यहाँ से आपका मैप आ सकता है सॉइल्स के रिगार्डिंग कि कैसे हमें, तो ये मैप जो है वो एक बार देख के जाइएगा। इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल का क्या पर्पस होता है, क्या नहीं होता है, तो इस वीडियो में इसमें पूरे में मैंने मार्क कर रखा है कि रेडिश कलर होता है किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है। ठीक है, येलो कलर होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लेटराइट सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल्स में हमें कैश्यू देखने को मिलता है, कैश्यू ग्रो किया जाता है, लेटराइट जो ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, फिर एरिड एंड सेमी एरिड फॉरेस्ट सॉइल, ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है जितनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिबल ब्लैक सॉइल। इसके बाद जब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की, अब जब हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं तो सॉइल इरोड मतलब खराब होना, कैसे खराब हो रही है, किसकी वजह से खराब हो रही है, वो सारी रीजंस, एंड देन हम कैसे इसको क्या करें, कंजर्व करें। तो यहाँ पे हम बैडलैंड टोपोग्राफी का भी एग्जाम्पल लिखता हूँ। बैडलैंड टोपोग्राफी जो चंबल में हमें देखने को मिलते हैं, चंबल में जो रेविन्स देखने को मिलते हैं, घाटियाँ देखने को मिलती है, चंबल घाटी, वो किसका एग्जाम्पल है, बैडलैंड टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। और वो किसकी वजह से, जो रिवर अपना चैनल को क्या करती है, चेंज करती है, रास्ते बदलती है, उसकी वजह से हमें देखने को मिला। तो सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है। इसके बाद ये चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ।
चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप की जो लाइफ्स के बारे में बात की जा रही है वो क्या होती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की, वो इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये टॉपिक आपके में हैगा, हाँ हैगा। ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स की बात की जा रही है, फौना एनिमल्स की बात की जा रही है, एनिमल किंगडम की बात की जा रही है। तो इसके बारे में रिचेस्ट कौन है, क्या नहीं है, कितने परसेंट है, उतना आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर ये जो बीच में लिखे रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैनिशिंग फॉरेस्ट, यहाँ पे इसके बारे में पूछ सकते हैं, हालांकि परसेंट पे इतना फोकस नहीं करते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। IUCN वाला पार्ट आपके में कट है, इंडेंजर्ड वाला, तो ये चीज़ आपके में नहीं है। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाँ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो वही मैंने कहा कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर जगह, चाहे आप वाटर की बात करें, चाहे फॉरेस्ट की बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो उन सब में ही कंजर्वेशन वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और कंजर्वेशन के बाद उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, कैसे हम उसको सस्टेनेबली यूज़ करें, वो सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में कैसे आपको कंजर्व करना है एंड वाई, क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब हम फॉरेस्ट की बात करें, प्लांट्स की बात करें, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, अगर ये कहीं ना कहीं खराब होगा तो क्या होगा, आपकी फूड चेन, फूड वेब साइकिल क्या होगी, खराब होगी। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर देखने को मिलेगा, ह्यूमन बींग के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन सबको क्या है, कंजर्वेशन की बात की जा रही है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो प्लांट से मिल रहा है, अगर प्लांट्स को हम कट करते हैं तो ऑक्सीजन डिग्रेड होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो ह्यूमन की लाइफ पे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये एंड इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे मार्क है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कब आया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया, 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे आता ही आता है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने की हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर से वो पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो 1973 में हमें देखने को मिला था। और इसमें कब एक्सटेंट हुए टाइगर, हमें कब एक्सटेंट देखने को मिले, तो 1953 के अप्रॉक्स इंडिया में घोषित कर दिया गया था कि टाइगर्स की मतलब जो चीता है वो क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं। यहाँ पे या तो ऐसे आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में आप बताइए। अब यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके बाद है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। कम्युनिटी जो फॉरेस्ट होते हैं उसको आप कैसे कंजर्व करेंगे, सेम वे सेम कंजर्वेशन की बात की जा रही है, हाउ टू बी कंजर्व, तो ये आपको पढ़ना है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जो वर्ड्स लिखे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। चिपको मूवमेंट कब आया, किसके द्वारा जो है चिपको मूवमेंट लाया गया, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए ना। सेकेंड चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर की। तो वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज में वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वाटर स्कार्सिटी क्या है। वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की क्या होना, कमी होना, और कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं ताकि पानी हमें देखने को मिले। बिकॉज वाटर इज अ वेरी असेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज विदाउट द वाटर वी कांट बी सर्वाइव, ह्यूमन बीइंग और एनिमल प्लांट्स, ये सब जो है वो विदाउट वाटर क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्लांट वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो वाटर स्कार्सिटी की डेफिनेशन आपसे 2 नंबर में आ सकती है, या 1 नंबर में आ सकती है, या किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आ सकती है। इसके बाद जब हम बात करें कि यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो डैम्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर स्कार्सिटी है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, और तीसरा जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरा क्या है, जो वाटर इरिगेशन की बात की जा रही है। इरिगेशन वाला टॉपिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, तो बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। जो एंशिएंट टाइम में किस तरीके से यूज़ किए जाते थे, क्या क्या तरीके थे, उन सब के बारे में बात की गई है। तो इरिगेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, कैसे डैम्स को, डैम इंपॉर्टेंट क्यों है, डैम का डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डैम क्या है, तो व्हाट इज डैम का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
ये लिखिए डेफिनेशन यहाँ पे, व्हाट इज डैम एंड डैम क्यों इंपॉर्टेंट है, डैम, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जैसे हम उसकी स्कीम्स की बात करते हैं, ठीक है, कि या फिर जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज़ के लिए था, किस किस कंट्री, वो किस किस स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है, इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से मैप भी आपसे आ सकता है। यहाँ से जो मैप है वो आपसे रिवर्स के बारे में पूछ सकता है कि मेजर रिवर्स क्या क्या है, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ पे मतलब ड्रेन हो रही है, कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स तो हमारी कहाँ ड्रेन होती है, ईस्टर्न साइड होती है, बट हम नर्मदा की बात करें, तापी की बात करें, तो ये सारी हमारी रिमी सी पे ड्रेन होती है। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल इसी में रूफ टॉप का जो हमें देखने को मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, जो भी कुछ एक दो मेजर लाइंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे टंकास की बात की जा रही है, तो टंकास इंपॉर्टेंट है कि टंका जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ किया गया, कैसे इसको हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये कहाँ पे है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आपका होता है चैप्टर थर्ड फिनिश। फिर हम चैप्टर फोर्थ की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, जम्मिंग के नाम से भी जानते हैं, मिल्पा के नाम से भी, तो इसके अलग अलग नाम क्या है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जो ओल्ड मेथड हम यूज करते थे उसकी बात की जा रही है। फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हम थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम जो भी सेल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारा क्या होता है, कमर्शियल। कमर्शियल मतलब क्या है, जो सेलिंग पर्पज से हम यूज़ कर रहे हैं। HYB का फुल फॉर्म क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें। और स्टेपल फूड की अगर हम बात करें कि इंडिया का स्टेपल फूड क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इंडिया का स्टेपल फूड क्या है, इंडिया का स्टेपल फूड जो है वो राइस है। क्या है स्टेपल फूड इंडिया का, राइस। और राइस के ही बारे में जो है वो आपसे आ भी सकता है। फिर हम क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न हमें राबी, खरीफ एंड ज़ैद देखने को मिलती है। राबी ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को कई बार, तो यहाँ इसकी क्या ट्रिक है। राबी की जब हम बात कर रहे हैं तो राबी, राबी मतलब रब करना, रब, राबी में कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है रब, तो रब मतलब कि सर्दियों में हाथ जब हम रब करते हैं, तो ये जो फसल है वो कब होती है, सर्दियों में। इसके बाद खरीफ की, गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है, तो खरीफ हम याद रख सकते हैं खराब से, खराब कब होगी हालत, गर्मियों में। तो ये जो है वो किसकी है, समर की है, राइट, तो बिटवीन हमें देखने को मिलता है उसकी है, ठीक है। तो ये आ सकता है आपसे यहाँ से। और इसके बाद जो मेजर क्रॉप है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा राइस, बिकॉज राइस क्या है, हमारा स्टेपल फूड है, तो राइस के बारे में आपसे आएगा ही आएगा। इसके बाद है हमारा वीट। वीट भी इंपॉर्टेंट है और मिलेट्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिलेट्स जो है वो अगर हम बात करें तो न्यूज़ में है काफ़ी टाइम से, तो मिलेट्स से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी होता है। फिर इसमें भी कोर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपसे आ सकती हैं। फिर मेज़ है, तो ये तो सब पढ़े लेना, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कॉटन है, और फाइबर में कॉटन है, और इसमें अगर हम बात करें तो राइस है, ठीक है, राइस और मिलेट। फिर पल्सेस की बात करते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस में, तो इंडिया पल्सेस में भी आ सकते हैं। स्टेट वाइज के कहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बट ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स की, तो इसमें शुगर केन क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। और इसके बाद ऑयल सीड्स की बात करते हैं, तो ऐसे आ सकता है कि ऑयल सीड्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो मस्टर्ड है, ये सब हमें ऑयल सीड्स में देखने को मिलता है। फिर जब हम बेवरेज क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा टी, कॉफ़ी, ये दोनों आते हैं, क्योंकि टी और कॉफ़ी का हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और टी और कॉफ़ी दोनों ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो टी और कॉफ़ी से आ सकता है। टी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर में जब हम बात करते हैं, ऐसे डेफिनेशन आ सकती है कि हॉर्टिकल्चर है, विटीकल्चर है, ये सब क्या होता है। वीटिकल्चर की जब बात करें तो वीटिकल्चर क्या होता है, जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होता है उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जो फ्लावर्स का जो होता है, ठीक है, फ्रूट्स का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स का, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस किस प्लेस पे होता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो है कि यहाँ ये कौन से स्टेट में ग्रो हो रहा है, दूसरा क्या टेम्परेचर इसमें हमें मतलब कैसा टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी चाहिए, और दूसरा प्लेस क्या है इसकी, बस ये 3-4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं।
फिर नॉन फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉटन, कॉटन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो हमने ब्लैक सॉइल की भी बात की थी, ब्लैक सॉइल और कॉटन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। फिर जूट की बात करें तो जूट हमें जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है, इस साइड देखने को मिलता है। अब टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, अगर क्वेश्चन ट्रिकी वे में आता है तो यहाँ से आ सकता है, अदरवाइज अगर पेपर सिंपल आता है तो यहाँ से उतने क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है। बट कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें यूज करना है, कैसे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात की गई, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन हम बात करते हैं जैसे केसीसी, अभी आपसे फुल फॉर्म वो पूछ सकते हैं केसीसी के फुल फॉर्म क्या है, पीएआईएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। फिर भूदान जो है वो किसके लिए यूज किया गया, ग्रामटन, और यहाँ पे जो है वो किस उसकी बात की गई, किस यहाँ पे जैसे विनोबा भावे की बात की गई, सत्याग्रह यहाँ पे किया गया, महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज अ स्पिरिचुअल है, ऐसी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी वो आपसे पूछे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप एक बार देख के जाइए कि ये किससे रिलेटेड है और किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। जैसे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं जैसे हम कोरोना टाइम पीरियड की भी बात करें तो कोरोना में भी क्या था कि सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी की बात करूँ तो किसके, एग्रीकल्चर से हमें देखने को मिली। ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में क्या हमें स्कोप देखने को मिलता है, क्या वो सारी चीज़ें भी आपसे आ सकती है, या फिर इसको जो है वो ग्राफ बेस्ड भी, या फिर ये केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेना। फिर चंपारण मूवमेंट किसके द्वारा कब लॉन्च किया गया, क्या इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। अब ग्लोबलाइजेशन आपका यहाँ पे भी है, ग्लोबलाइजेशन आपका इकोनॉमी में भी है, ग्लोबलाइजेशन आपका हिस्ट्री में भी कुछ पार्ट दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करें तो क्या होता है, डील विद द फ्लो। अब फ्लो क्या है, किस चीज़ का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, तो फ्लो किसका, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ पीपल, जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का देखने को मिल रहा है, तो यही सारा जो है वो ग्लोबलाइजेशन होता है। अब इम्पैक्ट क्या देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन का, तो वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, ये हो गया है। इसमें अगर आए तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो हमें देखने को मिलता है, जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो यहाँ से भी आ सकता है कॉपर का या वीट का जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, जो क्रॉप्स की बात की जा रही है उसमें। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल, व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, व्हाट इज मिनरल। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल कैसे हमें देखने को मिलता है, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिए, वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन मार्किंग का यूज़ कीजिए, तो उससे आपके मार्क्स जो है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर बैड्स ऑफ लेयर इवेपोरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये दोनों वेन्स एंड लोड्स दोनों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को लगता है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। इसके बाद जो हमने वहाँ सॉइल के बारे में पढ़ा, एलिबल डिपॉजिट्स एंड ऑल, उसके ही बारे में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये पीवाईक्यूज में भी आ चुका है, आपका रैट होल माइनिंग, आपका ये जो है वो एमसीक्यूज में भी आ चुका है, रैट होल माइनिंग क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देन इसके बाद है कि इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस है ओपन पिट माइनिंग एंड जो क्लोज पिट होती है, शाफ्ट क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, माइनिंग से रिलेटेड है। हाँ, और इसमें एक और जो डिफरेंस आता है वो है फेरस एंड नॉन फेरस के बीच में। और फेरस की जब बात की जा रही है तो फेरस क्या है, आयरन की बात की जा रही है, जिसमें आयरन होता है वो फेरस मिनरल होते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता वो नॉन फेरस होते हैं। अब आयरन ओर क्या है, ठीक है, और आयरन ओर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयरन ओर है, कॉपर है, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये इसके मेजर बेल्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीनों बेल्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर जो आयरन बेल्ट इंडिया के अंदर। मैग्नीश है, मैग्नीश इंपॉर्टेंट है, बट ये कहाँ पे कितना, और ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कॉपर, कॉपर इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और कॉपर बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, यहाँ से सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि कहाँ से हमें देखने को मिलता है, ये जो है वो किस रॉक से मिलके बनता है, ये सारी चीज़ें बस इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और इंडिया के अंदर
किस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? जैसे ये लिखा है कि उड़ीसा, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि बॉक्साइट में विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ बॉक्साइट। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हर बार, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। उसका आंसर जो है वो उड़ीसा है। ये आपका मैप में भी आ सकता है। फिर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आ सकता है कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, तो वो डिफरेंस भी आप पढ़ के जाइएगा। मेटलिक एटलीस्ट हर डिफरेंस के बारे में 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर रॉक मिनरल्स क्या होता है, रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन क्या होता है, ठीक है। और माइनिंग अगर हो रही है तो माइनिंग से क्या हमें हैजार्ड्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें। फिर कंजर्वेशन, सेम पॉइंट, कंजर्वेशन की बात की जा रही है। कंजर्वेशन क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या वाई वी नीड एंड वाई इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑल। तो ये आपको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। एनर्जी रिसोर्सेज की इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज किसकी देखने को मिलती है, तो सोलर है, विंड है। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या है, ठीक है, पहले कौन से तरीके थे, अभी कौन से तरीके हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद है कोल। कोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोल है, कोल के टाइप्स हैं, जैसे लिग्नाइट है, बिटुमिनियस है, एंथ्रासाइट है। और इंडिया के अंदर हमें सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है, कि इंडिया में हमें कौन सा कोल देखने को मिलता है, कौन सा सबसे अच्छा होता है, कौन सा सबसे खराब होता है, इसके बारे में बात की गई है। और इसके बाद ही एक और होता है पीट, ठीक है। फिर इसके मैप्स भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पेट्रोलियम में इंडिया का क्या हमें देखने को मिलता है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम वाटर से बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर से होने वाली, जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्मल, जब हम बात कर रहे हैं जनरेटेड बाई यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से होता है। तो इनकी जब हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जनरेट किससे हो रही है, ठीक है। दूसरा जब हम बात करें कि सोर्सेस क्या है इनके, और तीसरा बात करें प्लेस क्या है, और इंडिया के अंदर प्लेस क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है न्यूक्लियर, हाँ ये जो है वो मैप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैप आता ही आता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, और ये थर्मल प्लांट्स कौन कौन से, रावत बाटा है, ठीक है, नरोरा है, नरोरा हमें यूपी में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है वो तालचर भी आता ही आता है ज़्यादातर। तो कलपक्कम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये काकरापारा और कालापक्कम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक ये जो मैंने अभी बताया आपको, नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके ये आएगा ही आएगा, लिख लीजिए आप। ये जो टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डिफरेंस, ये आपसे आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये आपको 3 नंबर में या फिर जो आपका 4 या 5 का होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर बायोगैस, जब हम बात कर रहे हैं बायोगैस की, तो बायोगैस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोगैस कैसे हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर टिडल एनर्जी, ये सारा जो है हमें देखने को मिलता है कि ये इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। और पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन सब की वजह से, और पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सारे जो है वो हमें पॉल्यूशन कम करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए ये सारे का क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वही कंजर्वेशन की बात आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंस क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, और टर्शरी सेक्टर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर। और इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, तो ये तो आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया है। एनएमसीसी की क्या फुल फॉर्म होती है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात की गई है, और ये वाला जो है ये आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आप बना के आइएगा अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इनपुट क्या है, सबसे पहले तो इनपुट की बात की जा रही है। इनपुट रॉ मटेरियल होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक कंपनी लगाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। अब ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट इज कॉमन सेक्टर जहां पे आपको तीनों में जरूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप कॉमन, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, तीनों में ही ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसपोर्ट हुआ, फैक्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आया। फैक्ट्री में क्या है, बना एंड देन प्रोडक्ट
बना, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट में आया। अब इसके बाद ये क्या है, इन तीनों, इन सब में क्या कॉमन है, मनी कॉमन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉ मटेरियल कम अंडर दी हमारा प्राइमरी सेक्टर, फैक्ट्री कम अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर, एंड मार्केट कम अंडर दी टर्शरी सेक्टर। और थ्री इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो इसी तरीके से आप लिंक करना सीखिए। ये हमने इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमी को कैसे आप ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं, ज्योग्राफी को आप इकोनॉमी से कैसे लिंक कर सकते हैं, ऐसे आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए। देन इसके बाद है आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज की क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ से आपसे आ सकता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो एग्रो आ रहा है मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात की जा रही है, मिनरल आ रहा है मतलब मिनरल से रिलेटेड बात की जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनको डिफाइन भी किया गया, और अगर आपसे आता है तो आपको ऐसे डायग्राम्स को बनाना ही बनाना है। डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। डायग्राम है, मैप एक बार को आप लेफ्ट कर भी सकते हैं बिकॉज 5 नंबर का है, बट डायग्राम बनाएंगे तो आपके मार्क्स इनहेंस होते हैं। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज की और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग क्या होता है ये आ सकता है आपसे, स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऑटोमोबाइल सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या होती है। देन है इंडस्ट्रियल डिग्रेड पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, की कैसे हमें जो इंडस्ट्रीज है उससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और वो इन्वायरमेंट पे क्या असर कर रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन कैसे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो मशीन्स होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब इसका कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या बनाया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई में तो इसको क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड कर दिया है, बट जब हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी में इस चैप्टर को रखा गया है। अब लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो सबसे पहले तो यहीं से हम इस चैप्टर को पूरा समझ लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो कॉमन सेक्टर अभी मैंने बताया कॉमन होता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, तीनों में ही ट्रांसपोर्ट का जरूरी होता है। अब ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से हमें मोड्स देखने को मिलते हैं, अब लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू। लैंड के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि रोडवेज होता है, रेलवेज होता है और पाइपलाइंस होती है। वाटर में अगर हम बात करें तो इनलैंड और ओवरसी। इनलैंड मतलब कि जो कंट्रीज के अंदर ही देखने को मिलता है, ओवरसी जो एक सी से दूसरी सी में हमें देखने को मिलता है। एयर की बात करें तो डोमेस्टिक एयरवेज होता है और इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, है ना, तो उन सब की बात की जा रही है। इसी को बस आपके चैप्टर में क्या है, अलग से बता दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से भी आप अगर बात करें तो आपको वो मैप बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सबसे बड़ा हाईवे हमें देखने को मिलता है, और NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है, MCQs में आता है, मैचिंग में आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर हाईवेज हमें कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और कौन जो है यहाँ पे अथॉरिटी मेंटेन करता है। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें तो सेंट्रल के ऊपर होता है, स्टेट की बात करें तो स्टेट के ऊपर होता है। तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। PWD क्या होता है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। फिर रेलवेज की बात करें तो सबसे बड़ी रेलवेज लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से, बॉम्बे टू थाने चली थी, कितना चली थी, कब चली थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पाइपलाइंस की बात की जा रही है, तो पाइपलाइन में तो हम ऑयल्स की बात करते हैं जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटरवेज की बात की जा रही है। इसके बाद है मेजर सी पोर्ट्स। तो सी पोर्ट जो है वो अगर मैप आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो है हमारे सी पोर्ट, ठीक है। कि जो मेजर विशाखापट्टनम जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोची की बात करें, तिरुवनंतपुरम की बात करें, न्यू मैंगलोर, बॉम्बे हाई की बात करें, कंडला की बात करें, तो इन सबको आपको देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आईटी के सेक्टर में हैं आजकल, और आईटी का ही वर्ल्ड है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, टूरिज्म के बारे में बात की गई है। आपका जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए हैं। अगर आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है, अगर ये चाहिए तो आप बताइए।
तो उस पे वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।